लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स समझने से पहले हम थोड़े से मॉडल्स को मतलब पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास मॉडल्स आए हुए हैं एटम्स के। तो हमें पता है सबसे पहले हमारे पास कौन सा मॉडल आया था, जॉन डेल्टन का मॉडल आया था। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल, बट थ्योरी में मैं सब कुछ बता लेती हूँ। जॉन डेल्टन ने का मॉडल जो हमारे पास आया था वो 19th सेंचुरी में आया था, मतलब 1803 के आसपास आया था। जब जॉन डेल्टन ने बोला था कि ये जो एटम ड्राइव हुआ है ना, वो वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ एटोमोस। ठीक है, और एटोमोस का मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स। एटम के कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ही नहीं। एटम एक खुद एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। दिस इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल, इसका ही मतलब एटोमोस था। तो इसने ये बोल दिया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। हर एलिमेंट का जो होता है वो एटम अलग अलग होगा, और अगर एक ही एलिमेंट है तो उनके एटम सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसने पूरा ये कहा था। दूसरा जो मॉडल हमारे पास आया वो आया जे थॉमसन का। ठीक है, अब जे थॉमसन ने हमारे पास क्या कहा, जे थॉमसन तक आते आते हमारे पास ये भी 19th सेंचुरी थी डेफिनेटली, लेकिन हमें पता है 19th सेंचुरी तक हमारे पास प्रोटॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब ये डिविजिबल पार्टिकल हो चुका था, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन नहीं डिस्कवर हुए थे। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे 20th सेंचुरी में। ठीक है, 1900 समथिंग में हमारे पास 1932 में शायद हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, मतलब 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुए थे। यहाँ पर हमारे पास ये जो जे थॉमसन का मॉडल आया है वो 19th सेंचुरी में आया है, मतलब 1800 समथिंग में आया है। ठीक है, तो इसने बोला था कि हमारे पास जो ये वाटरमेलन, अगर आप वाटरमेलन की एग्जांपल लो तो ये जो वाटरमेलन में हमारे पास जो रेड पार्ट होता है ना, रेड पार्ट, इसने बोल दिया था ये पूरा का पूरा रेड पार्ट जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। जो एटम है वो है एक पॉजिटिव स्फीयर, उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास एम्बेड किए हुए हैं। जैसे हमारे पास वाटरमेलन की सीड्स होते हैं काले काले, वो इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि जो एम्बेडेड सीड्स है ना, इनको हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है ना, ये हमारे पास है प्रोटॉन। ठीक है, तो इसने हमारे पास ये मॉडल दिया कि पूरा का पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें एम्बेड किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास था जे थॉमसन का मॉडल, लेकिन ये फेल हुआ जब हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल आया। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने हमें क्या बताया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने या रदरफोर्ड ने पहले तो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हमने बोल दिया अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में इसने किया क्या था, इसने लिया भाई एक अल्फ़ा सोर्स। अल्फ़ा सोर्स मतलब वो सोर्स जो कि अल्फ़ा को इमिट आउट करेगी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं अल्फ़ा का सोर्स ले रही हूँ, और मैंने इसको कवर कर लिया है लेड बॉक्स में, लेड बॉक्स। ये हमारे पास है लेड बॉक्स, ये मैंने इसको कवर कर लिया। ये हमारे पास है अल्फ़ा का सोर्स। ठीक है, अब यहाँ से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स इजेक्ट करवाई, और हमें पता, इन्होंने यहाँ पर रख ली एक थिन गोल्ड की शीट, गोल्ड फॉयल रख लिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, और गोल्ड फॉयल इतना थिन था कि उसका जो आप बोल सकते हो थिननेस थी ना, वो 0.0004 मीटर थिननेस थी शायद, ऐसा ही कुछ नंबर था। फिर उसने जब यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर करवाए, तो उसने देखा जो हमारे पास कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली पास कर गई, इस शीट से डायरेक्टली पास कर गई। ठीक है, आप बोल सकते हो 99.5% ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेस पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो बिल्कुल पास करके निकल गई। और हमें ये पता कैसे चला, क्योंकि उसने जिंक सल्फाइड की शीट लगा रखी थी। ये इसने शीट लगा रखी थी जिसमें कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल जाके हिट करेगा तो वो ग्लो करेगा, ग्रीन कलर का ग्लो देगा। दिस इज जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसने मारा तो इसने देखा कि सारी की जो 99.5% ऑफ द अल्फ़ा रेज हैं वो बिल्कुल पास कर गई हैं थ्रू गोल्ड फॉइल से। और क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जाके ग्लो किया तो उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ जो 99.5% थी वो पास कर गई हैं। मतलब थोड़ा जो एटम का पार्ट है वो एम्प्टी है। अभी चलो उसके ऊपर नहीं चलते। फिर उसने देखा कि हमारे पास जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेस थी वो हमारे पास डिफ्लेक्ट कर गई थोड़े से एंगल से, कुछ फ्यू इन नंबर।
थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई। और हमारे पास वेरी फ्यू, आप बोल सकते हो 1 in 20,000 अल्फ़ा रेज रिफ्लेक्टेड बैक, पूरी की पूरी 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर गई। तो फिर यहाँ से इसने कंक्लूजन क्या ड्राइव किया, इसने कंक्लूजन में ये बोला, कंक्लूजन में ये बोला कि जो हमारे पास एटम है ना, वो सारा का सारा होलो है, होलो पार्ट है, एटम पूरा का पूरा खाली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ एटम ये है मेरा, वो बोल रहा है एटम पूरा का पूरा खाली है, खाली है इस वजह से तो इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल पास कर गई, कुछ हुआ ही नहीं उनको, पास कर गई, ठीक है। मतलब पहला कंक्लूजन ये आया कि एटम पूरा का पूरा खाली है, होलो है। सेकंड हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि इस एटम के अंदर कोई ना कोई चीज़ बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बीच में एग्जिस्ट करती है। और फॉर एग्जांपल वो चार्ज है प्रोटॉन, वो प्रोटॉन बीच में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से तो हमारी कुछ अल्फ़ा रेज थी वो डिफ्लेक्ट कर गई थोड़े से एंगल में, ठीक है, इस वजह से ही की। अब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से फ्यू अल्फ़ा रेज ही मतलब डिफ्लेक्ट कर पाई छोटे से एंगल पर। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो ज़्यादा से ज़्यादा रेज हमारे पास डिफ्लेक्ट होती, लेकिन बहुत ज़्यादा कम डिफ्लेक्ट हुई। इसलिए हमें ये भी पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास बीच में है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और उसको ही उन लोगों ने नाम दे दिया कि न्यूक्लियस। तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी को अवार्ड किसको मिलना चाहिए, डेफिनेटली इसको हमारे पास मिलना चाहिए, रदरफोर्ड को, क्योंकि इसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फिर इसने क्या बोला था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आउटर पार्ट ऑफ द शेल में प्रेजेंट है, और वो आउटर पार्ट में ही नहीं सिर्फ प्रेजेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब भाई ये इसको कैसे पता चला, ये तो पहले भी बोल सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर पार्ट में मौजूद हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, राइट। तो ये हम बोल देते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब हमें पता है अगर इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी तो ये तो इलेक्ट्रॉन तो भाई इसके ऊपर न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है ना, रिवॉल्व करवाने के लिए सर्कुलर पाथ में काम आती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह उसको यूज़ कर रहा है फोर्स। और क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एफ ई इज इक्वल टू के कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब ई इंटू ई, ठीक है, अपॉन इनका डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इनका रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो के, अब यहाँ पर मैं जेड ई लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ, दोनों प्रोटॉन का और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चार्जेस है ना हमारे पास, क्यू आप बोल सकते हो यहाँ पर, क्यू, तो ये दोनों चार्जेस हैं, हमें पता है चार्जेस इक्वल हैं, इनकी बस साइन अलग है, लेकिन चार्जेस तो इक्वल है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने यहाँ पर लिख लिया जेड ई स्क्वायर, जेड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ई स्क्वायर हो गया। अब भाई आर स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये सेंट्रीपिटल की इक्वेशन, सेंट्रीपिटल बोल रही हूँ, फोर्स की इक्वेशन, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन क्या बनी, जेड ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास बनी है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है। तो हमें बोल दिया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो ये रिलेशन भी हमें रदरफोर्ड ने दिया कि वो यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एज अ अर्थ में
एज अ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अर्थ हमारा सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है या दूसरे प्लैनेट्स हमारे सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो हम बोलते हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या सन के अंदर चले जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ यूज़ कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वजह से तो हमारे प्लैनेट इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं सन के, वो जाते नहीं हैं, सन के अंदर नहीं घुस जाते। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो ये हमने सारा पढ़ा। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसने बोल दिया कि रदरफोर्ड ने ये भी बोला कि कंक्लूजन में कि मेरा जो मॉडल है वो है सोलर सिस्टम मॉडल। तो आप बोल सकते हो रदरफोर्ड का मॉडल है सोलर सिस्टम मॉडल, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक दोबारा यही था, ड्रॉबैक्स इसके दो थे। अब ड्रॉबैक्स इसके क्या थे? ड्रॉबैक्स में इसने बोला कि अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी इमिट आउट करेगा। ठीक है, हमें पता है एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल इमिट आउट रेडिएशंस कंटिन्यूसली, वो अपनी रेडिएशंस को इमिट आउट करेगा। तो भाई रेडिएशंस इमिट आउट करते करते इसको स्पायरल बन के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मतलब ये हमारे पास क्या थी? EMT थी। ठीक है, जिसमें हमें बोला गया एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल गोना इमिट आउट रेडिएशंस, और इसी सूरत में वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी जो बात थी, दूसरी बात ये थी हमारे पास कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में भरी हुई है। जब मैंने इसको लाइट, विजिबल लाइट से पास करवाया, बिकॉज आई नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज विजिबल लाइट, तो भाई वो 7 कलर्स में अपने ब्रेक डाउन होनी चाहिए थी, 7 कलर्स यहाँ पर आने चाहिए थे, लेकिन इंस्टेड यहाँ पे 5 कलर्स आ रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूस आना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में इसका लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। हम आगे चलेंगे कि आगे चल के पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम। अभी के लिए इसका स्पेक्ट्रम जो आ रहा था वो आ रहा था लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा। तो ये दो चीज़ें थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मॉडल आया वो हमारे पास आया नील बोहर का। अब नील बोहर ने हमारे पास क्या कहा? नील बोहर ने, हम देखते हैं नील बोहर ने क्या कहा। थर्ड मॉडल नहीं, फोर्थ मॉडल, फोर्थ ही है ना? हाँ। ठीक है, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा दी? अब नील बोहर ने हमारे पास क्या कहा? नील बोहर ने वो ही दोबारा सेम चीज़ कही कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और हमारे पास जो, अच्छा रदरफोर्ड ने एक और भी चीज़ कही थी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना वो इतना स्मॉल है कि वो 10⁻⁻15 है मीटर, और पूरा का पूरा एटम का साइज़ है 10⁻⁻10 मीटर। ये पूरा का पूरा एटम की साइज़ है और ये पूरे का पूरा न्यूक्लियस की साइज़ है। तो आप लोग देख सकते हो एटम से कितना छोटा है न्यूक्लियस, तो इतना छोटा है। ठीक है, अब नील बोहर ने दोबारा यही चीज़ कही कि पॉजिटिव चार्ज बीच में एम्बेडेड है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसके इर्द गिर्द। तीसरी बात इसने भी यही कही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ZE² अपॉन 4πε0r² इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv² अपॉन r के इक्वल है। ये इसने भी, रदरफोर्ड ने यही चीज़ कही। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो इसका ड्रॉबैक आ रहा था, ये जो हमारे पास रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ रहा था कि रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी इमिट आउट करेगा और उसी सूरत पे उसको न्यूक्लियस के अंदर घिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। क्योंकि फिर नील बोहर ने हमें एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी में नहीं लूज़ करेगा या गेन करेगा, वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लूज़ या गेन करेगा। वो इतनी एनर्जी लूज़ करेगा, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी गेन करेगा जो वो गेन करके एक्साइट हो जाए और अपने इस हायर शेल के ऊपर चले जाए। ये इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी इमिट आउट करेगा
जो वो इमिट आउट करके और वो डी एक्साइट होकर अपने लोएस्ट शेल के ऊपर हो जाए। तो इसने ये बोला था कि ये फिक्स अमाउंट में एनर्जी लूज या गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन, अभी रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन बस रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये किसने बोला था? ये रदरफोर्ड ने बोला था। ठीक है, इसने ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताई थी कि कहाँ रिवॉल्व करता है, इसने बोला बस कहीं भी करता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ भी कर सकता है, 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 मतलब इर्द गिर्द कहीं भी कर सकता है। लेकिन हमारे पास रदरफोर्ड ने नील बोहर ने बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहाँ पर रिवॉल्व करेगा जहाँ की शेल का एंगुलर मोमेंटम हम एल से शो करते हैं, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होगा एन एच बाय टू पाई के, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच बाय टू पाई का, और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है एम वी आर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस शेल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल है किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई के। अब इंटीजर क्या, इंटीजर मतलब होल नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूँ 0.5 इंटीजर है, नहीं, दिस इज़ द डेसिमल नंबर। अगर मैं बोल दूँ 1/2 इंटीजर है, नहीं, 1/2 इज़ नॉट द इंटीजर, दिस इज़ द फ्रैक्शनल। तो हमें इंटीजर नंबर होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ रिवॉल्व कर सकता है? एक एच बाय टू पाई पर कर सकता है, एक 2h बाय टू पाई पर कर सकता है, एक 3h बाय टू पाई पर कर सकता है। मतलब हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए h बाय टू पाई का। और h बाय टू पाई हमने बोला था कि ये हमारे पास क्या है? ये डिराक कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डिराक कांस्टेंट है। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच नॉट, और हमें पता है एम वी आर एन और एच नॉट की हमने वैल्यू पढ़ी थी। वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1.05 कुछ ऐसी ही थी ना, 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें बोल दिया कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड का। तभी हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, वरना तो भाई इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है हमें नहीं पता। तो हमें हमारे पास रदरफोर्ड ने एग्जैक्ट पोजीशन बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, इतना समझ आया? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। ठीक है, अब एक सवाल आ जाता है, एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास किसी शेल है, उसका एंगुलर मोमेंटम 5.25 है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो मुझे बताओ क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, या क्या इसका शेल है कोई? ये एंगुलर मोमेंटम है किसी शेल का, 5 पर। गुड, हमने ये कैसे फाइंड किया? क्योंकि 5.25 इसको पूरे को हमने वैल्यू को डिवाइड करवा दिया हमारे एन एच बाय टू पाई से, विच इज़ 1.05 इंटू 10⁻⁻34। तो जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 ज़र होता है, ये 5 ज़र होता है। तो ये हो गया 5 नंबर का शेल आएगा। मतलब ये 5 मल्टीप्लाई करूँगी जब मैं 1.05 से इंटू 10⁻⁻34, मतलब एन एच बाय टू पाई। तो मतलब एन एग्जिस्ट कर रहा है, 5th शेल में ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसके ड्रॉबैक्स हमारे पास, अभी यहाँ से आप कोई भी अपनी वैसे तो इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे आर की वैल्यू क्या निकलेगी, इसने मतलब रेडियस भी बताया कि आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हो। तो रेडियस क्या निकलेगी? एन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओहो, पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब ये कैसे वैल्यू निकाली? भाई ऊपर रिलेशन दिया हुआ है ना हमने, रिलेशन क्या है? यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो आर स्क्वायर की वैल्यू, आप निकाल दो। ठीक है, दूसरा रिलेशन, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। ठीक है, यहाँ से आप आर की वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हो। ठीक है, अब आर की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैं ये बोल सकती हूँ आर इज इक्वल टू एन आर नॉट। मैंने इस कांस्टेंट को वैल्यू मतलब बोल दिया कि दिस इज़ हमारा आर नॉट, मैं इसको आर नॉट बोल सकती हूँ डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर मुझे ये आर नॉट
अगर मैं बोलूँ कि मेरा रेडियस क्या होगा, ये n होगा, कोई भी शेल होगा, और इस r नॉट की पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास 0.53 आर्मस्ट्रॉन, और हमें पता है आर्मस्ट्रॉन इज़ 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेडियस। आप ऐसे भी निकाल सकते हो h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर इज़ द कांस्टेंट, तो उसकी पूरी वैल्यू आ गई 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ये आर नॉट नहीं ए नॉट था। आर नॉट बोलो ए नॉट बोलो, बात तो एक ही है ना, कांस्टेंट है। हाँ। वैल्यू तो सेम है ना, 0.53 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर एक सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन हमें बोले कि आप रेशो फाइंड करो रेडियस 7 का और रेडियस 4 का, मतलब 7th शेल तक रेडियस फाइंड करो और 4th शेल तक रेडियस का रेशो फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे? आंसर बताओ। 7/4। 7/4 नहीं, 7 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, n स्क्वायर r नॉट का स्क्वायर, n स्क्वायर, यहाँ पर भी r नॉट का स्क्वायर, r नॉट का स्क्वायर, r नॉट का स्क्वायर कैंसिल, तो ये 7 शेल के ऊपर है, तो 7 का स्क्वायर इज़ 49, 4 का स्क्वायर इज़ 16। ये ना n स्क्वायर n स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर क्यों लगाया? स्क्वायर देखो ना, फॉर्मूला हमने ऊपर तो ड्राइव किया है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। कहाँ पर मैंने निकाला? अच्छा, ये स्क्वायर पर, सॉरी, मैंने अभी भी देखा। तो इसको मैं खोल सकती थी n स्क्वायर r नॉट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं खोल सकती n स्क्वायर r नॉट। अब क्योंकि मुझे पता है r नॉट इज़ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है तो कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि 7th का रेडियस है, मतलब 7 शेल का, तो 7 का स्क्वायर इज़ 49, और नीचे 4 का है तो 4 का स्क्वायर इज़ 16, तो रेशो आ गया 49/16। समझ आया? हाँ, एक मिनट लिख। ठीक है, आ गया समझ। आ गया ना? अब इसी तरह आप अपना वेलोसिटी का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हो कि आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, तो आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फार्मूला आप वहाँ से ही ड्राइव करोगे, जो हमने इक्वेशन 2 बनाई है ऊपर, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। वहाँ से ही आप अपने वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करोगे, और क्योंकि हम डेरिवेशंस नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग फॉर आर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो हम बिल्कुल फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो v इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अपॉन 2 पाई एम आर नॉट इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल सकता है कि वेलोसिटी और एन शेल का इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है, ये हमारा इन्वर्सली रिलेशन। हाँ, एक मिनट, ये जो n है, ये n नीचे क्यों आया? ये हम फार्मूला ड्राइव करेंगे ऊपर, इक्वेशंस दी हुई हैं। हाँ, मैं वही देख रही हूँ। mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई था, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो m और r नीचे चला था, तो NH/2 पाई mr हो जाता। mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को यूज़ करके करेंगे ना, क्योंकि हम r का फॉर्मूला पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, तो r की वैल्यू भी तो यहाँ आप पुट करोगे ना, तो mv r की जगह क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। अब यहाँ से आप फॉर्मूला ड्राइव करो, आपको मिल जाएगा। हाँ, अब आ जाएगा, सही है, ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ये आ गया। अब क्योंकि हमें पता है h/2 पाई एम आर नॉट पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं v नॉट अपॉन n,
तो ये हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी और जो शेल का है वो इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब शेल बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, शेल बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना शेल्स में दूर होता जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, v कम होती जाएगी। मतलब इसमें फर्स्ट शेल में इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और इस v नॉट को हमने वैल्यू दे दी कौन सी, v नॉट की हमारे पास वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मुझे फर्स्ट शेल की वेलोसिटी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में है, अगर उसकी मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मेरे पास वेलोसिटी क्या आएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिवाइड करेंगे शेल नंबर विच इज़ 1 तो दोबारा 2.2 इंटू 10⁻6 ही आएगा। फिर अगर 2 में फाइंड करना है तो 1.1 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया। समझ आया ये? हाँ। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारे पास नील बोहर का मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन बोहर्स मॉडल, बोहर के मॉडल में द एटॉमिक रेडियस, AR लिख रही हूँ विच इज़ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो पहला ऑर्बिट है, इज़ R0 आया है, ठीक है। देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बताओ, इजी। 9R0, गुड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने हमारा नील बोहर का मॉडल कंप्लीट कर लिया। नाउ वी नीड टू स्टडी हिज ड्रॉबैक्स। ऑफ कोर्स हर मॉडल में ड्रॉबैक्स तो आएंगे ही आएंगे ना, ऐसा नहीं है कि भाई इसने एक मॉडल प्रपोज किया और इसका सारा का सारा मॉडल सही हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारे पास जे थॉमसन के मॉडल्स में ड्रॉबैक्स आए और रदरफोर्ड ने आके एक्सप्लेन किए, इसी तरह रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स आए और इसने आके एक्सप्लेन किए। अब भाई इसके मॉडल में भी तो हमारे पास आएंगे ड्रॉबैक्स आएंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने रदरफोर्ड के मॉडल को सही तरह एक्सप्लेन कर लिया। रदरफोर्ड ने बोला था कि उसका मॉडल जो है स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि हमें पता था एनी एक्सीडेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स आउट एनर्जी, और वो इमिट आउट एनर्जी करेगा तो न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएगा। लेकिन इसने बोला कि वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी लूज़ या गेन नहीं करेगा, वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या लूज़ करेगा, ठीक है। तो इसने ये भी एक्सप्लेन कर लिया था। और सेकंड उसने बोला था कि वो दे रहा है हमारे पास जो क्या है लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो इसका पूरा का पूरा जो मॉडल है ना, ये वर्क कर रहा है मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर। जो हमारे पास ये जो नील बोहर का मॉडल है ना, ये मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर ही एक्ट करेगा। मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब क्या? वो एलिमेंट जिसके ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाइड्रोजन के ऊपर एक्ट करेगा, ये हीलियम प्लस के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है। फिर लिथियम डबल प्लस के ऊपर वो एक्ट करेगा, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लूज़ करेगा तो एक ही बचेगा, ठीक है। इसी तरह लिथियम बेरिलियम आएगा ना, बेरिलियम 3 के ऊपर, 3 पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर वो एक्ट करेगा, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर ही एक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी लेनी है तो इसका मॉडल विल नॉट गोना वर्क, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा।